सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान, अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं यहाँ BA द्वितीय वर्ष की जो रीतिकालीन काल की जो व्याख्या श्रृंखला है उसमें आज महाकवि बिहारी का व्याख्याखंड पर आधारित जो व्याख्याएं हैं और उनका जो आलोचनात्मक भाग है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो 713 दोहे हैं उनमें से जो चंद दोहे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज कुछ जो अन्य दोहे हैं बिहारी सतसई के जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं उनको लेकर हम आज अपनी चर्चा एक बार पुनः शुरू कर देते हैं। तो आगे का जो एक अन्य दो बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है जो व्याख्या के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है और अक्सर आता भी है, प्रश्न पत्र के अंदर छपा मिलता है कई बार। ये बहुत ही अच्छा है जो आप देख सकते हैं। मैं इस जो दोहा है इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ और आप भी अपने पाठ्य पुस्तक में इस दोहे को ढूंढिए और उसकी व्याख्या मेरे साथ समझते हुए चलिए। इस इत आवत चली जात उत, चली 6-7 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासनी साथ। दोबारा से देख लीजिए। इति आवत चली जात उत, चली 6-7 तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगी उसासन साथ। ये जो दोहा है ये दोहा भी कवि बिहारी ने नायिका की जो विरह व्याकुल दशा है उस दशा का बयान करने के लिए रचा है। कवि बिहारी ने नायिका को बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में दिखाया है यहाँ पे कि किस तरह से वो नायक की विरह में पीड़ित हो रही है और उसकी जो पीड़ा है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो उस विरह की आग में जलकर बिल्कुल ही छोटी हो गई है। और देखिए उसकी क्या दशा हो गई है। ये सारी चीज़ें यहाँ कवि बिहारी ने अपने इस दोहे में बताई हैं। तो यदि हम सप्रसंग व्याख्या के हिसाब से इसकी व्याख्या करना चाहें तो हम प्रसंग इस तरह से बता सकते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं इनमें जो एक सखी है वो दूसरी सखी से विरह के कारण पीड़ित हुई जो नायिका है उसकी जो दशा क्या हो गई है, यानी उसकी जो शारीरिक जो ढांचा है, जो शारीरिक जो दुर्बलता उसमें आ गई है, वो किस तरह की अब वो दिखती है, क्या उसके साथ हो रहा है, ये सारी बातें आप प्रसंग के माध्यम से यहाँ बता सकते हैं। तो जो एक सखी है वो दूसरी सखी को क्या कहती है वो हम व्याख्या के रूप में यहाँ बताएंगे। देखिए, इत आवत चली जात उत। इत आवत, हम एक बार इसका शाब्दिक अर्थ लेते हुए एक बार जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। इत आवत, इत यानी इधर, आवत आती है, चली जात उत, उत यानी दूसरी जगह चली जाती है, फिर चली 6-7 तक हाथ, चली जाती है 6-7 तक, 6-7 हाथ तक आगे पीछे चली जाती है ऐसे। और फिर चढ़ी हिंडोरे सी रहें, चढ़ी रहती है, ऐसा लगता है जैसे चढ़ी हुई हो। हिंडोरे, झूला, झूलने वाले जो हिंडोरे होते हैं वो हिंडोरा, ऐसा लगता है जैसे हिंडोरे पर चढ़ी हुई हो, यानी झूले पर चढ़ी हुई हो। लगी उसासनी साथ, ऐसा लगता है जैसे उसासनी साथ, यानी उसकी उसासिन यानी उसकी जो सांसें हैं वो उसके साथ ही लग गई हैं। तो जो इसका जो व्याख्या भाग है उसको हम भावनात्मक अर्थों के माध्यम से, जो भाव हैं उनके माध्यम से हम कैसे समझेंगे। देखिए, जो नायिका है उसके बारे में जो सखी है वो कह रही है कि वह नायिका विरह के कारण इतनी दुबली हो गई है, इतनी दुबली हो गई है, इतनी दुबली हो गई है
कि वो बिल्कुल कृशकाय हो गई है, दिख ही नहीं रही, कितनी छोटी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा दुर्बल हो गई है। और उसकी दुर्बलता को सिद्ध करने के लिए बिहारी कवि कहते हैं कि देखिए उसकी दुर्बलता को यहाँ वो सिद्ध कर रहे हैं कैसे, कि वो इतनी दुबली हो गई है कि सांस लेने और छोड़ने के साथ ही वह कभी 6-7 कदम इधर आती है, कभी 6-7 कदम वो उधर चली जाती है, इधर उधर इधर उधर। यानी ये सारी प्रक्रिया देखकर ऐसा लगता है मानो कि किसी झूले पर कोई व्यक्ति चढ़ गया है और वो 6-7 कदम तक आगे और पीछे झूले खा रहा हो। अर्थात वो नायिका सांस को छोड़ती है तो 6-7 कदम आगे खिसक जाती है, और सांस को लेती है तो 6-7 कदम फिर से खिसक जाती है। तो इस कारण से वो बिल्कुल एक झूले की तरह झूलती हुई यहाँ प्रतीत हो रही है, जो उसकी सांसों के कारण जो एक झूला चला हुआ है। तो सांस यदि वो खींचती है तो आगे की तरफ आ जाएगी, सांस छोड़ती है तो पीछे की तरफ चली जाती है। तो आगे पीछे इसी तरह कवि ने ये जो कल्पना की है वो यहाँ पर भी आप ऊहात्मकता को बता सकते हैं, अत्युक्ति बता सकते हैं, अतिशयोक्ति बता सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं है कि कोई इतना ज़्यादा कृशकाय हो जाए, इतना ज़्यादा दुर्बल हो जाए कि वो सांसें छोड़ने और सांसें खींचने से ही आगे पीछे खिंचा चला जाए। लेकिन यहाँ कवि बिहारी की कल्पना शक्ति काम कर रही है, और इस कल्पना शक्ति की जो छटा है यहाँ देखते ही बनती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कवि बिहारी ने जो नायिका है उसकी विरह दशा का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। विशेष रूप में यदि हम बताना चाहें तो हम यह बता सकते हैं कि ये जो दोहा है ये ऊहात्मकता को लेकर, यानी अत्युक्ति है, बहुत ही ज़्यादा पराकाष्ठा हो गई है किसी चीज़ की, इसके कारण इसका जो वर्णन है वो अत्युक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है ये। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कई बार ऐसी कटु आलोचनाएं उन्होंने की हैं कि जहाँ पर अत्युक्ति होती है वहाँ पर वो जो काव्य है बहुत ही ज़्यादा हंसी का बन जाता है, उसकी बहुत ही ज़्यादा हंसी उड़ाई जाती है, इसलिए वो मजाक का विषय भी बन के रह जाता है कि लोग ये सोचेंगे अरे क्या मजाक है, ऐसा कभी होता है क्या कि नायिका इतनी ज़्यादा दुर्बल हो सकती है क्या। तो ये सारी बातें हम यहाँ देख सकते हैं। तो एक तरह से हम बात और जोड़ दें कि इस दोहे की आलोचना भी की है और कटु आलोचना की है इस दोहे की आचार्य शुक्ल जी ने, और उन्होंने कहा है कि जो ये दोहे में जो नायिका का जो वर्णन हुआ है ये तो एक तरह से इसको घड़ी के पेंडुलम की उपमा दे दी उन्होंने, घड़ी का जैसे पेंडुलम घूमता है इधर उधर इधर उधर, तो ऐसे उन्होंने इसकी उपमा दे दी है। इसलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्ति है, यानी ऊहात्मकता है जो ठीक नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले दोहे की तरफ, और वो दोहा भी आप एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक में देख लीजिए। दोहा है औंधाई सीसी सुलख विरह बरन बिल्लात, बिच ही सूखी गुलाब गो छींटो छुई न गात। औंधाई सीसी सुलखी, ये भी बहुत ही अच्छा पाठ्य आप क्रम में आपका इतना अच्छा उदाहरण है कि आपकी जो व्याख्या खंड है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बन पड़ा है ये, क्योंकि इसमें भी जो नायिका है उसकी जो विरह दशा है, विरह की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को ही महाकवि बिहारी ने यहाँ वर्णित किया है। औंधाई, औंधाई यानी किसी चीज को औंधा कर देना, यानी पलट देना,
और औंधा करने से कोई चीज़ क्या हो जाती है, उसमें से निकल के गिर जाती है। तो यहाँ पे भी नायिका की जो पीड़ा है, नायिका का जो जलना है, नायिका का जो विरह ताप है, वो हम यहाँ देख सकते हैं कि नायिका ने नायक का जो विरह है उसमें बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई है, बेचैन है। और इस बेचैनी के कारण वो इतनी ज़्यादा विरह में पीड़ित हो गई है कि वो ऐसा लगता है जैसे आग में जलने लग गई और उसका ताप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यदि हम इसकी व्याख्या के रूप में इसे हम समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं। पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ लेकर थोड़े से जटिल शब्दों की तरफ हम देखेंगे और फिर हम इसको आगे व्याख्यायित करेंगे। देखिए, औंधाई शीशी सुलखी, औंधा यानी औंधी कर देना, यानी किसी चीज़ को निकाल देना उसमें से। शीशी सुलखी, सुलख यानी किसी चीज़ को देखकर। और इसका दूसरा अर्थ भी हम ले सकते हैं, सुलख यानी सुलक्षणी स्त्री, अच्छी स्त्री, उसके अर्थ में हम इसे देख सकते हैं। और विरह बिरन बिल्लात, विरह, विरह यानी विरह की जो पीड़ा है उसके कारण वो क्या हो रही है, बरन जल रही है, बिल्लात बिलबिलाती है, यानी उस विरह की ज्वाला में वो बहुत ही ज़्यादा जल चुकी है। इसलिए बिच ही सूखी गुलाब गो छींटो छुई न गात, वो बिलबिलाती हुई ऐसी लग रही है कि इतनी ज़्यादा वो जल चुकी है कि उस पर गुलाब जल का छींटा डालने पर भी वो ठंडी नहीं हो पा रही है। तो हम यदि प्रसंग के रूप में हम देखें तो हम बता सकते हैं कि नायिका का जो विरह ताप है, उसकी जो पीड़ा है, वो उसकी सखियाँ देख नहीं पाती हैं और उसका सदा उपचार करती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो विरह की पीड़ा में जल रही है। एक सखी ने तो उसका जो शरीर है, उसका जो जलता हुआ शरीर है, उस पर गुलाब जल की पूरी शीशी ही जैसे डाल दी है, क्योंकि गुलाब जल की प्रकृति ठंडी होती है और जली हुई चीज़ पर यदि हम गुलाब जल डालते हैं तो वो उस जले हुए स्थान का जो कष्ट है उसको कम कर देता है और वहाँ शीतलता प्रदान करता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है कि जो विरागनी की तीव्रता है, इसके कारण जो वो उसकी जो ज्वाला है, भड़की हुई ज्वाला विरह की, उसमें तो वो गुलाब की शीशी पूरी उड़ेलने के बाद भी उसके शरीर तक उसका एक छींटा मात्र भी नहीं जा पाता। तो यहाँ हम जो उसका व्याख्या का जो अर्थ है उसको हम एक बार देख लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो वो नायिका है जिसके बारे में यहाँ कवि कह रहे हैं, वो विरह की जो ज्वाला है, विरह की जो पीड़ा है, उसमें इस तरह से जल गई है, बेचैन है, तड़प रही है कि उसकी सखी जो गुलाब जल की शीशी लेकर उसके ऊपर उलट दी है उसने, लेकिन फिर भी उसकी जो विरह की जो लपटें हैं वो इतनी तीव्र उठ रही हैं कि वो सारी शीशी भी बीच में ही, गुलाब जल की शीशी बीच में ही जल जाती है। यानी उसके शरीर पर लगने से पहले ही वह पूरा गुलाब जल सूख जाता है और उसका जो तपा हुआ तप्त शरीर है उसको गुलाब जल का एक छींटा भी नहीं लग सका। इसलिए उसकी जो दशा है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी करने वाली दशा है कि उसे तो किसी भी तरह से ठंडा नहीं किया जा सकता। विशेष के रूप में हम यहाँ कवि बिहारी का जो अतिशयोक्ति यानी ऊहात्मकता, अतिशयोक्ति अलंकार है, उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि जो भी बिहारी ने जहाँ जहाँ अतिशयोक्ति अलंकार की चर्चा की है वहाँ वहाँ उन्होंने दिखा दिया है कि जो नायिका है उसका विरह का ताप इतना ज़्यादा है कि वो किसी भी तरह से उस ताप को कम कर ही नहीं सकता, चाहे वो गुलाब जल की शीशी ही क्यों ना उड़ेल दी जाए, क्योंकि गुलाब जल ठंडा होने के बाद भी वह उसके शरीर का ताप कम नहीं कर सकता। तो आज की जो व्याख्या है वो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम ऐसे ही हमारी व्याख्या खंड जारी रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।